हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे। देखो आप लोग 11th क्लास में हो गए हो और आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम चुना है, ठीक है। यानी सबने अपने अपने सपनों के हिसाब से साइंस स्ट्रीम के अंदर आए हो आप लोग, ठीक है। तो देखो आप लोगों ने जो भी आपके सपने हैं उनको साकार करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यूटी उसमें लानी पड़ेगी आप लोगों को। अगर आप लोग 2 या 3 साल अगर कंटिन्यू मेहनत करते हो इस सब्जेक्ट पर तो आप लोग बहुत अच्छी जगह पहुंच सकते हो जिसकी आप लोग खुद कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग छोटी सी उम्र के अंदर एक नौकरी पा सकते हो, गवर्नमेंट नौकरी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए इसकी, ठीक है। 12th पास करके 12th पास करते ही जस्ट आप लोगों को नौकरी पाने का बहुत ही सुनहरा मौका होता है। साइंस स्ट्रीम के अंदर आप लोग मैथमेटिक्स चुनते हो, बायो वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोप्स हैं, ठीक है। तो देखो आप लोगों को मैंने बताया, जैसे कि बताया कि कंटिन्यूस स्टडी करनी पड़ेगी। अपनी जो स्टडी है उसके अंदर कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी। अगर आप लोग डेली जाके जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है डेली उसको घर पे पढ़ते हो, बिल्कुल आराम से बैठ के मन लगा के स्टडी करते हो तो आप लोगों को सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। क्योंकि बच्चों अब ये आप लोगों के ये जो उम्र आप लोगों का उम्र का ये जो पड़ाव है, जब आप लोग 10th पास कर लेते हो तो उम्र के इस पड़ाव के अंदर क्या होता है, बच्चे जो होते हैं इधर उधर भी हो जाते हैं, मतलब वो उनका माइंड इधर उधर भी हो जाता है और कुछ बच्चे अपने माइंड सेट को बिल्कुल अपने ड्रीम पर रखते हैं और मेहनत करते हैं। तो मेहनत करते जाओगे, देखो यही एक उम्र है बच्चों आप लोगों को अपना कैरियर बनाने की। तो आप लोगों को बिल्कुल अपने कैरियर पे ध्यान देना है और अच्छे तरीके से स्टडी करना है। तो आप लोग टीचर्स की बातों पे ध्यान दो और उनको मतलब जो पढ़ाया जाता है आप लोगों को, अभी तो जैसे कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, जैसे कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती है, अभी ऑनलाइन क्लास में भी आप लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़ो। जो भी दिक्कत आती है रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर से उसके बारे में डिस्कस करो, ठीक है। क्योंकि पढ़ना आप लोगों को ही है, आप लोगों का खुद का कैरियर है, ठीक है। आप लोगों को खुद को संवारना है उस कैरियर को, तो इसलिए सारे बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर भी करेंगे क्योंकि बच्चों क्या है, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिनका नेवी एयरफोर्स का सपना है, ठीक है। तो उनको बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 2 साल आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, इम्प्रूवमेंट करना है अपने सब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि बच्चों आपके कैरियर का भी इसमें पॉइंट आ जाता है और दूसरी चीज़ आप लोग अब क्या करोगे, नॉलेज गेन करोगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे आप लोगों का जो माइंड है वो डेवलप होता जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आप लोगों का माइंड डेवलप नहीं है, क्योंकि आप लोग चीज़ों को अलग तरीके से देखोगे अब, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करनी है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी आप लोग की हाथ में एक नौकरी होगी, बहुत अच्छी नौकरी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल जम के मेहनत करनी है। आप लोगों को जैसे कि पता ही है मैं आप लोगों को क्या सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, फिजिक्स, ठीक है। अपन लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। देखो मैं इस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अब अगर बात करूं तो इस सब्जेक्ट के अंदर बच्चों जैसे 11th क्लास की जो फिजिक्स है, आप लोगों को बताऊं 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर अपन जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होगा, अपन उनको डेली लाइफ, डेली रूटीन लाइफ जो अपनी है उसके अंदर जो अपन डेली रूटीन काम करते हैं उनसे जोड़ के उनके एग्जाम्पल्स लेके अगर अपन समझेंगे इन चीज़ों को तो बहुत ही आसान होगा समझने में। यानी अपन उसको बिल्कुल एकदम फील के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए बोला जाए, नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, उनको रिवाइज करते जाओ। नोट्स को जितनी बार आप रिवाइज करोगे आप लोगों को उतने अच्छे ढंग से वो टॉपिक आते रहेंगे। और दूसरी बात, जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोग, क्वेश्चंस आप लोग लगाओगे रिलेटेड टॉपिक से, उस रिलेटेड टॉपिक जो टॉपिक आपको कराया जाता है आप लोगों को कहीं से भी उसके क्वेश्चन उपलब्ध हो, आप लोग उनको लगाओ, उनको बनाओ। कहीं दिक्कत आ रही हो तो बिल्कुल आप लोग कंसल्ट कर सकते हो। मैं भी आप लोगों को, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाऊं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। जो भी तो क्या हो, आप लोगों को एक तरीके से फाउंडेशन टाइप आपका हो जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छे ढंग से अपन लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे गहराई से एकदम, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है।
सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स हैं, वो जो फिजिक्स के अंदर जो मैथ के जो एप्लीकेशंस हैं, जो चीज़ें मैथमेटिक्स की आप लोगों के काम में आएंगी, इसके अंदर जो बेसिक होता है एक तरीके से फिजिक्स का, सबसे पहले आज अपन उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे अपन बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स के अंदर जनरली अपन लोग जो इन्वॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं, देखो ऐसे तो है नहीं कि आप लोगों को यहाँ पर जोड़ बाकी ये सब सिखाया जाएगा, क्योंकि ये सब आप लोगों को पहले से आता है ऑलरेडी, यू नो अबाउट इट, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को जो जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ी है, त्रिकोणमिति जो पढ़ी है, साइन थीटा कोस थीटा, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज अपन लेंगे, ठीक है। वैसे तो मैथ वाले बच्चे वो मैथ के अंदर उसको पढ़ लेंगे, कुछ फॉर्मूले अपन देखेंगे, कुछ चीज़ें नहीं होंगी आप लोगों के लिए जिनको आप लोगों को सीखना है, कुछ पुरानी चीज़ें ही होंगी, ठीक है। और आप लोग पढ़ोगे वेक्टर्स के बारे में पढ़ोगे, सदिश के बारे में पढ़ोगे। तो ये जो टॉपिक सब ये बायो वाले बच्चे जो है उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उनको ये चीज़ें हैं बाद में कोई नहीं बताएगा। मैथ वाले बच्चे तो क्या होगा कि मैथ में इन चीज़ों को फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत क्या पूरा पढ़ेंगे अपन, यहाँ तो उनको थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर से उनको थोड़ा पढ़ेंगे अपन। लेकिन मैथ वाले बच्चे तो उनको पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, तो उनको बहुत अच्छे से बाद में क्लियर होता रहेगा। लेकिन बायो वाले, स्पेशली बायो वाले बच्चे जो है, ये क्लासेज जो अभी चलेंगे आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स की आप लोगों की, इनको 1% मिस नहीं करना है, क्योंकि बाद में आप लोगों को कोई भी नहीं पढ़ाएगा, कहीं भी आप लोग जाओगे कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा ये, आप लोग कहीं कोचिंग करने गए कुछ और जो भी है, क्योंकि आप लोगों की बार बार में चीज़ें काम में आएंगी। और ज़्यादातर बच्चों का बायो वाले जो बच्चे होते हैं, बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं, उनके जो क्वेश्चंस फंसते हैं वो वहीं जाके फंस जाते हैं, क्योंकि फिर उनको बेसिक मैथ्स जो होती है ना, वहाँ जाके क्वेश्चन उनका उलझ जाता है कि इसको आगे कैसे सोल्व करें, क्योंकि अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, अवकलन, समाकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आप लोगों को सीखना है, वो अभी सीखोगे आप लोग तो बिल्कुल आराम से मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे बच्चों थोड़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना जो टॉपिक होगा बच्चों वेक्टर का होगा, सदिश का होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पीछे की क्लास में ये नाम सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बताऊंगा ये होता क्या है, ठीक है। आज इसका जनरल इंट्रोडक्शन होगा, नॉर्मल बातें अपन लोग ऊपर से इसकी करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें थोड़ा डिटेल में जाते जाएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नया है और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखो अपन लोग स्टार्ट करें बच्चों, अपना जो टॉपिक होगा वो है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, भौतिक राशि। अब ये भौतिक राशि क्या होती है, देखो भौतिक राशि से क्या मतलब है। भौतिक राशि से बच्चों मतलब होता है जिसे अपन अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं जिनको अपन मेज़र कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, द क्वांटिटी विच आर मेजर्ड बाई अस, जिनको अपन माप सकते हैं, तोल सकते हैं, ठीक है। तो वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे मान लो कि चीनी है, उसको अपन तोलते हैं, तोल के देता है अपन को, जैसे तेल लेके आते हैं दुकान से वो भी अपन को तोल के देता है। जैसे मान लो ये मार्कर, इसकी लेंथ कितनी है इसको अपन मापते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो भी अपन मापते हैं। तो ये सारी क्या है बच्चों, भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें अपन माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात अपनी जो आती है वो भौतिक राशि की आती है कि भौतिक राशि होती क्या है जनरली। तो मैंने आप लोगों को बताया कि वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। आई समझ में बात। तो भौतिक राशि कौन सी होगी, वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन लोग बोलें तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो सकता है द्रव्यमान, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, द्रव्यमान यानी मास, ठीक है। लेंथ यानी लंबाई, कोई भी जैसे मान लो अपने पास में एक रस्सी है, उसकी लंबाई आप लोग क्या करते हो, मापते हो, यानी लंबाई को भी अपन माप सकते हैं, यानी लेंथ को अपन माप सकते हैं। जैसे एरिया होता है वो भी अपन माप सकते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे वेग है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, त्वरण, ये सारी चीज़ें जो है ये भौतिक राशियों में आती है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन लोग फिजिक्स में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने पास बहुत सारी भौतिक राशियाँ अपने पास में आ जाएंगी और आप लोगों को बिल्कुल एकदम से ऐसे पता लगने लग जाएगा, हाँ ऐसा भौतिक राशियाँ ये चीज़ें होती हैं,
ठीक है। तो भौतिक राशि कौन सी होगी? जिन्हें मापा या तोला जा सकता है वे क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब बच्चों भौतिक राशियां जनरली बच्चों उनको अपन दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। भौतिक राशियों को अगर अपन देखें, अब देखो टाइप से मतलब समझे अपन, तो देखो जनरली अपन मैं आप लोगों को किस फॉर्म में बता रहा हूँ इनके टाइप, ठीक है, वो देखना आप लोगों को। जैसे मान लो कुछ राशि ऐसी होती है, कुछ भौतिक राशि ऐसी होती है जिनमें क्या करते हैं अपन? डायरेक्शन काम में लेते हैं, दिशा काम में लेते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताऊं, जैसे मान लो कोई आदमी ये बोले कि मेरा जो वजन है वो 10 किलो उत्तर दिशा में है, तो क्या कोई आपका वजन बताता है तो वो क्या दिशा साथ में बताता है? क्या वो ऐसा बोलता है कि मेरा वजन 10 किलो उत्तर दिशा में? क्या किसी आदमी का ऐसे वजन 10 किलो उत्तर दिशा में हो सकता है? तो ये कोई सही बात नहीं है, ठीक है। और नहीं अपन कभी जाके दुकान वाले को ऐसे बोलते हैं कि मेरे को दक्षिण दिशा में 10 किलो चीनी देना, ठीक है। अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट जाके 10 किलो चीनी देना, ठीक है। तो इसलिए बच्चों कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जिनमें दिशा काम में लेते हैं और कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जिनमें दिशा काम में नहीं लेती हैं। इस आधार पर भौतिक राशियों को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किस आधार पर? दिशा के आधार पर, ठीक है। एक तो देखो जैसे मैंने बोला 10 kg, एक तो मैंने बोला बच्चों कि 10 kg, तो ये जो 10 kg है ये तो क्या हो गया? इसका मापांक हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ये तो क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया, परिमाण हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर दिशा काम में ली नहीं अपन ने, लेकिन ऐसे बोले कि कोई जैसे मान लो आप लोग किसी चौराहे पे खड़े हो, ठीक है। आप ऐसे है, मान लो ये एक चौराहा है, ठीक है। इधर से आप लोग आए, यहाँ आए, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है। इधर मान लो झुंझुनू वाला रास्ता जा रहा है, इधर अलसीसर वाला रास्ता जा रहा है और इधर मान लो मलसीसर वाला रास्ता जा रहा है, ठीक है। आप लोगों से यहाँ आके आप लोग खड़े हो और आप लोग किसी आदमी से पूछो कि मेरे को अलसीसर जाना है, कितनी दूर है? तो आपको बोले अलसीसर 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब आप लोगों को बताता नहीं है कि आप लोगों को बोले कि यहाँ से 5 किलोमीटर है, ये बोल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गई? ये आधी अधूरी बात हो गई। अब 5 किलोमीटर आप इधर भी जा सकते हो, 5 किलोमीटर आप इधर भी जा सकते हो और 5 किलोमीटर आप इधर भी जा सकते हो, किधर भी तो जा सकते हो। तो इसलिए उसको बताना पड़ेगा कि ये वाला जो रास्ता है इसमें आप 5 किलोमीटर जाओगे तो आपको आगे जाके अलसीसर मिल जाएगा। तो इसलिए कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जिनमें अपन को दिशा बतानी जरूरी होती है। दिशा के बिना अपन उसकी आधी इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं, उसकी पूर्ण इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपन लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ती है और कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जिसमें ओनली परिमाण से काम चल जाता है। जैसे अपन बोलते हैं कि 10 किलो चीनी, तो इसमें परिमाण से काम चल गया, दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ी अपन को, ठीक है। लेकिन अपन अगर कोई जगह की पता बताते हैं, कोई एड्रेस बताते हैं किसी को, तो अपन को बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में आप लोग जाओ, इतना चलोगे तब वो वाला गाँव, आपका एड्रेस जो आपने पूछा है वो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर जो भौतिक राशियाँ है बच्चों, उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो है बच्चों अदिश राशि, एक तो है अदिश राशि और एक है बच्चों सदिश राशि। एक कौन सी है? सदिश राशि, ठीक है। मैं इंग्लिश के वर्ड्स भी साथ साथ में काम में ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ बच्चों? क्योंकि आप लोग ने साइंस ली है तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश के साथ भी स्ट्रगल करना सीख लो, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स जो है बच्चों ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। ज़्यादा जगह आप लोग जैसे जैसे आगे स्टडी करोगे तो आप लोगों को साइंस के अंदर इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा काम में लेने पड़ेंगे और वो ज़्यादा ध्यान में भी रहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के वर्ड्स भी मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को नोट भी करना है और साथ साथ में लिखना है। स्केलर क्वांटिटी होती है और एक होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैंने बताया किस आधार पर इनको डिवाइड किया मैंने, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनको किस बेस्ड पर मैंने आप लोगों को डिवाइड करके बताया टाइप। एक तो कैसे बताया कि मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें हो और एक जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, यानी एक तो वो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों काम में ले और एक वो जिसमें ओनली परिमाण ही काम में ले, ठीक है। तो देखो अदिश राशि कौन सी होगी? देखो इसमें देखो सबसे पहले सदिश में देखो, से इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, मान लो मैंने ऐसे तोड़ लिया, से प्लस दिश, सदिश यानी दिशा के साथ, जो दिशा के साथ होगी जिसमें दिशा प्लस परिमाण यानी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड
दोनों काम में लेंगे वो जो राशि होगी वो कौन सी होगी? सदिश राशि होगी। ठीक है, अदिश यानी दिशा के बिना, जिसमें ओनली परिमाण काम में लेंगे अपन, जिसमें ओनली क्या काम में लेंगे? परिमाण काम में लेंगे, दिशा उसमें नहीं काम में आती है, वो कौन सी होती है बच्चों? अदिश राशि होती है। ठीक है, तो इनकी परिभाषा भी अगर अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण ही काम में आता है, परिमाण ही काम में लिया जाता है, वो तो होती है अदिश राशि। और वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी काम में आती है, या फिर ऐसे बोल दो कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां होती हैं। और वे भौतिक राशियां जिसे केवल परिमाण द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है, वो कौन सी होती है बच्चों? अदिश राशि होती है। सदिश राशि का अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहो, अगर सदिश राशि का आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहो तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों? इसका जो एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं बच्चों, द्रव्यमान। आगे आगे जैसे जैसे अपन भौतिक राशियां जो पढ़ेंगे, आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर चाहेंगे उसके अंदर अलग अलग भौतिक राशियां आती जाएंगी, उनके बारे में पढ़ते जाएंगे, वहाँ भी अपन लोग देखेंगे कि ये सदिश है कि अदिश है। यहाँ पर कुछ एक आपको एग्जाम्पल एक बार मैं बता दे सकता हूँ, जैसे द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई एटसेट्रा, जैसे कार्य भी मान सकते हो आप लोगों ने पढ़ा है कार्य के बारे में। ये मान ली मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए। ये कौन सी होती है बच्चों? अदिश राशि होती है। मास, लेंथ एंड वर्क डन, ये कौन सी होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जैसे मैं बोलूं कि वेग, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, और भी इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे फोर्स, बल, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों? सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अदिश राशि कौन सी होगी? द फिजिकल क्वांटिटी इन विच वी ओनली, जिसके अंदर क्या काम में लेते हैं अपन? ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड काम में लेते हैं, यानी द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी? द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वो तो सदिश होती है, और जिसमें ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश होती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने बिल्कुल आराम से पूरा एकदम समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये है बच्चों अपने पास में भौतिक राशियां और उनके टाइप्स, किस आधार पर? परिमाण और दिशा के आधार पर। इनको इतने प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं, और ये होती क्या क्या है वो भी बता दिया। ठीक है, तो देखो अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों वेक्टर, यानी सदिश राशि। एक तरीके से बोल दे अपन कि वेक्टर अपन स्टार्ट करते हैं, सदिशों के बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि सदिश राशि कौन सी होगी और अदिश राशि कौन सी होगी, आप लोगों के ध्यान में होगा। अब अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है सदिश। अब अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है सदिश, यानी वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिन्हें दिशा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, परिमाण के साथ साथ क्या होते हैं, जिनमें दिशा भी काम में ली जाती है, वो क्या होते हैं बच्चों? वेक्टर होते हैं। ठीक है, अब वेक्टर में अपन उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वेक्टर जो होते हैं उनको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले वेक्टर के बारे में देख लिया अपन लोगों ने, अब अपन देख रहे हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सदिशों को कैसे व्यक्त करेंगे, उनका तरीका क्या होता है व्यक्त करने का। ठीक है, तो उनको व्यक्त करने का जो तरीका होता है बच्चों वो होता है 2 तरीके से। वैसे तो अपन बोले तो 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, इनका 2 तरीके से व्यक्त करने का मेथड होता है। एक तो ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफ ही विधि होती है, और एक मैथमेटिकल मेथड होता है। अपन जनरली अपन बात कर लें कि जो सदिश होते हैं उनको कैसे व्यक्त करते हैं, तो एक एरो के द्वारा व्यक्त करते हैं। सदिशों को कैसे व्यक्त करते हैं बच्चों? एक एरो के द्वारा व्यक्त किया जाता है, एक तीर के निशान के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें ये जो तीर का निशान है इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है बच्चों, ये तब अपन को क्या बताती है? इसका परिमाण बताती है। क्या बताती है? इसका परिमाण बताती है।
इसकी जो ये तीर है इसका जो लंबाई होगी ये क्या बताएगी अपन को, इसका मैग्नीट्यूड बताएगी, परिमाण बताएगी। और ये जो बच्चों इसका ये जो साइन है, एरो का ये जो साइन है, ये अपन को क्या बताएगा बच्चों, इसकी डायरेक्शन बताएगा, दिशा बताएगा। ये क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन बताएगा, दिशा बताएगा। ठीक है, इसको हेड बोला जाता है, ये तो हेड होता है, और ये होता है बच्चों टेल। ठीक है, यानी ये होता है ओरिजिन, यहाँ से स्टार्ट होता है तीर, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर की ओर गया। ठीक है, तो देखो इसका जो तीर, देखो आप लोगों को पूछे कि सदिशों को व्यक्त कैसे करते हैं, तो सदिशों को एक तीर के निशान द्वारा व्यक्त किया जाता है, तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है, एरो साइन द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिसमें ये जो एरो है इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लंबाई होगी, वो तो अपन को क्या बताएगी, इसका परिमाण बताएगी। और ये जो तीर का ये एरो का जो साइन है ये अपन को क्या बताएगा, इसकी दिशा बताने के लिए काम में लेंगे अपन लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इस प्रकार से अपन लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, देखो मैंने आप लोगों को बताया कि फिजिक्स के अंदर दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी थी, एक तो स्केलर क्वांटिटी थी यानी अदिश राशि थी, और एक सदिश राशि थी। एक तो कौन सी थी, सदिश राशि थी, सदिश था, और एक कौन सा था, अदिश था। ये जो अदिश और सदिश में फ़र्क मैंने बताया, दिशा का फ़र्क होता है दोनों में। इसमें दिशा काम में लेते हैं और इसमें दिशा काम में नहीं लेते हैं। यानी इसमें अपन जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, जो भी अपन गणितीय सूत्र काम में लेंगे, जैसे अपन नॉर्मली जोड़ बाकी करते आए हैं संख्याओं का, उस प्रकार से इसमें जोड़ बाकी हो जाता है। जो अपन लोगों ने आज तक जो मैथ के अंदर जो सवाल किए हैं, जो पढ़ा है, जैसे भी अपन ने क्वेश्चंस किए हैं, वो अदिश राशियों के किए हैं, नॉर्मली जोड़ बाकी गुणा भाग कर करके। लेकिन ये जो वेक्टर होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था वो एक एरो द्वारा था। एक एरो द्वारा अपन ने इनको रिप्रेजेंट किया था, प्रदर्शित किया था। ठीक है, व्यक्त किया था, जिसमें इसकी जो लंबाई थी वो तो परिमाण बताया था, और ये जो एरो साइन था इसने क्या बताया था, दिशा बताई थी। राइट, अब देखो इसने परिमाण और दिशा बता दिया। अब मैंने बताया कि फिजिक्स के अंदर दो क्वांटिटी थी, एक तो अदिश थी, एक सदिश थी। अब मान लो आप लोगों को बोल दे कि बल एक सदिश राशि है, जिसको F से लिखते हैं, बल को F से लिखते हैं, फोर्स। ये एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अपन ने ऐसे लिख दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि वर्क डन है यानी कार्य है, वो एक अदिश राशि है। यानी कार्य तो क्या है बच्चों, एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि होती है। और फोर्स क्या, बल क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। बल क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, और कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अब ऐसे दोनों को ऐसे ही लिख दिया मैंने, तो कैसे पता लगेगा कि ये सदिश है कि अदिश? ऐसा तो है नहीं कि अपन बल लिख के उसके ब्रैकेट में हर बार ऐसा लिखेंगे कि ये एक सदिश राशि होती है, ये एक अदिश राशि होती है। तो ऐसा तो कर नहीं सकते बार बार में। तो इसलिए क्या किया, इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ढूंढा गया कि कैसे अपन दिखाएं, कि अलग तरीके से दिखाएं कि देखने पे ही अपन को पता लग जाए, बुक में लिखा हुआ, कहीं पर लिखा हुआ कि ये तो सदिश राशि है और ये एक अदिश राशि है, उस पर लिखने की जरूरत नहीं पड़े। क्या हो, उसके साथ में लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ऐड नहीं करना पड़े ये कि एक सदिश राशि है। ठीक है, तो कैसे अपन दिखाएंगे, तो उसको दिखाने के लिए क्या किया गया कि जो सदिश राशि होगी ना, उसके ऊपर हमेशा ऐसे एरो का साइन लगा हुआ होगा। जो सदिश राशि होगी उस पर हमेशा एक ऐसे एरो का साइन लगा हुआ होगा, और अदिश राशियाँ तो जैसे नॉर्मल अक्षर लिखे हुए होते हैं वैसे लिखी हुई होंगी। ठीक है, तो जब कभी भी आप लोगों को कोई एक अक्षर हो और उस पर आप लोगों को ऐसे एरो साइन लिखा हुआ मिल जाए, तो आप लोग क्या पहचानोगे कि ये क्या है, एक अदिश राशि है। इसके ब्रैकेट में या इसके साथ में लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग भी जब कभी भी कोई सदिश राशि है उसको दिखाओगे तो क्या करोगे, उस पर एक ऐसे एरो साइन लगा दोगे, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने एरो बताया, इसमें इसने इसके लंबाई ने क्या बताया, इसकी लेंथ ने इसके मैग्नीट्यूड को बताया, और ये एरो का ये जो डायरेक्शन ये था, ये इसने डायरेक्शन को यानी दिशा को बताया। ठीक है, तो समझ में आ गई बात, दोनों में डिफरेंस पता लग गया, रिप्रेजेंट करने का डिफरेंस। इसमें तो नॉर्मली ऐसे अक्षर से लिखते हैं अपन, और इसमें क्या करते हैं, ऊपर ऐसे एरो लगा के लिखते हैं, ऐसे एरो साइन लगा के क्या करेंगे, इसको अपन दिखाएंगे कि ये एक सदिश राशि है। तो जब कभी भी आप लोगों को कहीं पर भी एरो साइन लिखा हुआ मिल जाए किसी उस पर, तो मतलब वो क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो मतलब वो एक क्या है, अदिश राशि है। समझ में आ गई बात, चले आगे। ठीक है, अब जो सदिश होते हैं उसके अलग अलग अपन लोग टाइप्स देखते हैं, कि इसके टाइप्स देखते हैं सदिश के अलग अलग। ठीक है, तो अगली अपनी जो हेडिंग है बच्चों वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगली जो हेडिंग है वो है सदिशों के प्रकार।
सदिशों के प्रकार, सदिश कितने प्रकार के हो सकते हैं वो अपन लोग देखते हैं। सबसे पहले अपन अगर बात करें तो सबसे पहले अपने पास में जो निकल के आता है बच्चों वो आता है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं शून्य सदिश की। शून्य सदिश, शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को बताया कि जो सदिश है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर एरो साइन लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। यानी मैंने को बोल दिया कि ए एक क्वांटिटी है, कोई एक राशि है, ये एक सदिश राशि है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस पर ऐसे एरो लगा दूंगा। इससे क्या पता लगा है कि एक सदिश राशि है। अब सदिश के अंदर क्या करते हैं अपन लोग, दिशा और परिमाण दो चीज़ काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, परिमाण और दिशा। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, परिमाण को व्यक्त करने के लिए अपन अगर अपन को एक सदिश राशि है, इसका परिमाण बताना है तो क्या करेंगे, ए के दोनों साइड ऐसे साइन लगा देंगे। इसको बोलते हैं मापांक, ए का मापांक। मोड बोलता हूँ मैं, तो इसको मोड बोलता हूँ, तो मोड बोलूँ तो मतलब समझ जाना ये बोल रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब होता है ए का मापांक। ये क्या बता रहा है यहाँ पर, इसका परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों, परिमाण बता रहा है। ठीक है, फिर इसके साथ में दिशा बतानी है अपन को, तो दिशा ए, ये जो ए है इसके ऊपर क्या किया मैंने, इसे एक टोपी लगा दी जिसको ए कैप बोला जाता है। ये ऐसे एक साइन लगाया है ऐसे, जिसको कैप बोला जाता है, ए कैप। अब ए कैप जो अपन काम में लेते हैं बच्चों, वो किसके लिए काम में लेते हैं, दिशा के लिए काम में लेते हैं। क्योंकि सदिशों के अंदर क्या है, परिमाण के साथ साथ में डायरेक्शन यानी दिशा भी बताई जाती है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये जो वेक्टर है इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बराबर ए का मोड इंटू ए कैप। समझ लो क्या बोल रहा हूं, ए का मोड इंटू ए कैप। जहां पर ए का जो मापांक है, मोड है, वो तो क्या बताएगा अपन को, इसका परिमाण बताएगा, और ए जो कैप है वो क्या बताएगा बच्चों, इसकी दिशा बताएगा। समझ में आ गई बात, ध्यान में रहेगी ना दोनों चीजें। ये तो क्या बताएगा, इसका परिमाण बताएगा, और ये क्या बताएगा, इसकी दिशा बताएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन लोग इनको लिखते हैं, तो थोड़ा सा ये आप लोग दिमाग में रखना। ठीक है, अब देखो बात करते हैं शून्य सदिश की। अब शून्य सदिश कौन सा होता है, तो जिसका देखो नाम से पता लग रहा है शून्य, यानी जिसका परिमाण शून्य हो, जिस सदिश का परिमाण शून्य हो यानी मापांक है वो जीरो हो, वो सदिश कौन सा होता है, शून्य सदिश होता है। तो वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, यानी ए का जो मोड है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। मतलब ए का मोड मतलब ए का परिमाण, ए का परिमाण जीरो, मतलब कोई भी एक क्वांटिटी है जिसका परिमाण जीरो हो, वो क्या होगा, एक शून्य सदिश होगा। 2 नंबर पे जो आता है बच्चों वो आता है समान सदिश या तुल्य सदिश। समान सदिश, जिसको अपन लोग तुल्य सदिश भी बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर, तुल्य सदिश। अब तुल्य सदिश कौन सा होगा, देखो सदिश को कैसे व्यक्त किया था, एक एरो द्वारा व्यक्त किया था। ये एक सदिश है ए, ठीक है, एक ये सदिश है बी। ठीक है, तो कोई दो सदिश, दो या दो से ज़्यादा सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान हो, वो कौन से होते हैं, समान या तुल्य सदिश होते हैं। ठीक है, मतलब इसकी दिशा दोनों की देखो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और दोनों का परिमाण भी क्या है, देखो बराबर बराबर लेंथ है ना एरो की, मतलब जिसका परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो, दोनों समान हो, वो समान सदिश कहलाते हैं। जिसका दिशा देखो दोनों की बराबर है, दोनों की लेंथ भी बराबर है, लंबाई बराबर है दोनों की, तो ये जो एरो है इसकी लंबाई अपन को क्या बताता है, इसका परिमाण बताता है। ठीक है, तो दोनों की लंबाई बराबर मतलब परिमाण बराबर है, और दिशा बराबर दिख ही रही है एरो की साइन से, तो इसलिए क्या हो गए, ये समान सदिश हो गए। तीसरे नंबर पे जो निकल के आता है बच्चों वो आता है असमान सदिश। असमान सदिश, अब असमान सदिश कौन से होते हैं, ये भी एक असमान सदिश है। देखो एक वेक्टर है और एक वेक्टर है, इसमें क्या है, दोनों की दिशा तो समान है लेकिन परिमाण क्या दिख रहा है, दोनों का अलग अलग दिख रहा है। क्यों, क्योंकि एक तो देखो बड़ा एरो है, एक छोटा एरो है, मतलब दोनों का परिमाण अलग अलग है लेकिन दिशा यहाँ पर क्या है, सेम है। ऐसा भी हो सकता है परिमाण समान हो और दिशा क्या हो, अलग अलग हो, परिमाण समान हो और दिशा क्या हो बच्चों, अलग अलग हो, तो ये भी असमान सदिश कहलाते हैं। और इनका जो दूसरा नाम है बच्चों, इन सदिशों को जिनकी दिशा अलग अलग होती है, परिमाण समान होता है, इनको अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, ऋणात्मक सदिश भी बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं बच्चों,
ऋणात्मक सदिश भी कहलाते हैं, जिनका क्या हो, परिमाण समान हो और दिशा अलग अलग हो। तो वे सदिश जिनका परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो, अपोजिट हो, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। और असमान सदिश कौन से हो सकते हैं, जिनकी दिशा भी अलग अलग हो और परिमाण भी अलग अलग हो, वो भी असमान सदिश होंगे। तो जिनकी दिशा और परिमाण दोनों अलग अलग होते हैं वो असमान सदिश हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है बच्चों, चौथा जो टाइप है इसका, वो अपन डिवाइड कर सकते हैं चौथे टाइप में, वो है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश कौन से होते हैं, जो एक तल के अंदर स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कहीं पर भी ऐसे दो वेक्टर बना दूँ, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये जो दोनों वेक्टर हैं बच्चों, ये समतलीय सदिश है, एक ही समतल के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो या दो से ज़्यादा जो वेक्टर होंगे वो एक तल के अंदर स्थित होंगे, वो क्या होंगे बच्चों, समतलीय सदिश होंगे। समझ में आ गई, बोलो बात। ठीक है, इसके बाद में अपन लोग बोल सकते हैं अगला जो टाइप है अपना, वो है बच्चों इकाई सदिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, वो है इकाई सदिश। अब ये इकाई सदिश क्या होता है, इसको बच्चों इसके अलग अलग नाम हैं, या इसको अपन एकांक सदिश भी बोल सकते हैं। इसको कौन सा सदिश बोल सकते हैं, एकांक सदिश। और इंग्लिश में बच्चों इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। ये भी ध्यान में रखना आप नाम, एकांक सदिश, इकाई सदिश और यूनिट वेक्टर। देखो यहाँ पर शून्य सदिश था तो जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो। इकाई मतलब एक, एकांक मतलब एक होता है, तो वह सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, एक हो, वो इकाई सदिश कहलाता है। तो ये मैंने आप लोगों को इतने टाइप्स बताए हैं, सुन लो। पहले तो शून्य सदिश बताया कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। फिर मैंने समान सदिश बताया कि वह सदिश जिसकी परिमाण व दिशा दोनों समान हो, वो समान सदिश कहलाते हैं। या फिर जो दिशा में समान हो। तुल्य सदिश कौन से होंगे, जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान हो। असमान सदिश या तो दोनों की दिशा अलग अलग हो, परिमाण समान हो, या फिर दिशा समान हो, परिमाण अलग अलग हो, या फिर दोनों ही अलग अलग हो, वो कौन से होते हैं, असमान सदिश होते हैं। अनलाइक वेक्टर होते हैं, अनइक्वल वेक्टर होते हैं। और जिनकी परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, वो कौन से होते हैं बच्चों, ऋणात्मक सदिश होते हैं। उनको ऋणात्मक सदिश भी बोला जाता है। फिर उसके बाद में समतलीय की, जो एक तल के अंदर स्थित होते हैं, वो समतलीय सदिश होते हैं। फिर बात है इकाई सदिश या एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर की, तो जिसका परिमाण वह सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, एकांक हो, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, इकाई सदिश या एकांक सदिश कहलाती हैं। तो ये अपनी बात हुई बच्चों सदिश की, बहुत ही एकदम जनरल सी बेसिक सी बात हुई। ठीक है, फिर कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो वेक्टर को अपन ने रिप्रेजेंट किया है तो उसका मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड को देखो मैंने आज की क्लास में कैसे लिखा है, मैं एक बार इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे लिखा है बच्चों, मैंने ऐसे लिखा, एक कोई वेक्टर था उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था मैंने, ए का मापांक और ए का कैप। यहाँ पर ये जो था इसको तो मैंने लिखा था इसका परिमाण, ए सदिश का परिमाण को ऐसे व्यक्त करते हैं। और ए जो कैप है ये किसके लिए काम में लिया मैंने, दिशा के लिए काम में लिया है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, दिशा के लिए काम में लिया, यूनिट वेक्टर होता है। कल इसके बारे में अपन लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो मैंने बताया है वो नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें आप लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अपन लोग ये निकालेंगे, परिमाण निकालते कैसे हैं, फिर वो वेक्टर होते हैं उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन लोग क्या पढ़ेंगे। वेक्टर्स के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो कैसे लगते हैं, जैसे उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड तो है नहीं, वही सेम है, मल्टीप्लाई तक है, तो वो सारी चीज़ें अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा अपना नेक्स्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ने बहुत अच्छे से क्लास को हैंडल किया होगा। अगर आप लोगों के कहीं भी छोटी सी भी अगर दिक्कत आती है इसके अंदर तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग मेरे से पूछ सकते हो।